दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 910 नंबर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की यानी गणित शिक्षण की। ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जिसका भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो विद्यार्थी जो है हमारे को व्हाट्सएप पर अपने एग्जाम के बाद में गणित का क्वेश्चन पेपर आंसर की के लिए सेंड कर सकते हैं। उनके आंसर्स की जो है हम अपलोड कर देंगे ताकि अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आप मिला पाएं। चलिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल ये अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसकी फोटो खींच के हमें सेंड करना होता है और उसके बाद हम आंसर की आपको दे देते हैं, क्योंकि अलग अलग आपके 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो कोई विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट भेज सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स हो, सामाजिक विज्ञान हो या फिर आपका इंग्लिश हो। पहले क्वेश्चन से बात करें, पैटर्न 1 3 27 64 125 का अगला पद क्या होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से इस पैटर्न को, तो इस पैटर्न में एक चीज दिखाई देगी। यहाँ पर 1 कब आया होगा और यहाँ पर 8 कब आया होगा। तो 8 जो है किस तरह से आ सकता है, यहाँ पे फिर 27 अचानक आ गया, फिर 64 आ गया, फिर 125 आ गया। तो इसमें ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं जोड़ा गया है कुछ। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैं 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो मेरे को 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आता है। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 मिलता है। अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64। इस तरह से 5 का क्यूब करूं तो 5 का जो है 5 पचम 25, 25 पंजे 125। यानी क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। ठीक है, 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 3 को 3 बार गुणा करोगे तो आपका 27 आएगा, 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा, 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा। फिर अगला जो आपसे पूछा गया इसका अगला पद क्या होगा, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंगे 36 और 36 छिंगे 216, तो 216 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस टू इक्वल्स टू 0 है तो इसमें x का मान क्या होगा। तो समीकरण आपको साफ साफ दे रखी है कि बोल रहा है x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो मेरे को केवल x निकालना है, तो x को यहीं रखूंगा और बराबर के इस साइड में प्लस 2 वाला अंक जो है उधर ले जाऊंगा। तो प्लस 2 है तो इधर आकर के 0 तो इधर था ही, और ये प्लस का 2 है तो इधर आकर के ये माइनस का 2 हो जाएगा। यानी 0 में से -2 गया तो हम बोलेंगे कि x बराबर जो है 0 में से -2 या माइनस कोई भी चीज़ जाएगा तो वो माइनस ही रह जाती है, तो -2 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, ठोस ज्यामिति का संबंध मुख्य रूप से किन आकृतियों से होता है। तो ठोस ज्यामिति का जो संबंध होता है मुख्य रूप से यानी कि 3D आकृति की बात कर रहा है ये, कि 3D आकृति। ठोस ज्यामिति का मतलब होता है सीधा सीधा 3D आकृतियां। तो 3D आकृति कौन कौन सी होती है, एक तो घन होती है, ठीक है, उसके अलावा घनाभ होता है, ठीक है ना, घनाभ होता है, गोला होता है, गोला जो फुटबॉल होता है आपका, घन मतलब जो है आपका चौक का डब्बा, चौक का डब्बा आपने देखा है वो घन है। घनाभ मतलब माचिस की डब्बी है। गोला मतलब बॉल, आपने जो खेला होगा बॉल, वो होता है। बेलन मतलब कोई पाइप, है ना, बेलन मतलब कोई पाइप जो होता है वो होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके 3D आकृति हैं। शंकु भी आपका 3D आकृति है, यानी कि शंकु जो है सॉलिड ज्योमेट्री है। शंकु क्या होता है, तो आप बोलोगे शंकु जो है वो आपके सिर पे हैप्पी बर्थडे का टोपी पहनते हो इस टाइप का कोन टाइप में, तो वो होता है आपका शंकु, ठोस ज्यामिति होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के सही गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 को देख के एक चीज़ आपको याद आएगी कि इसमें जो है एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता होता है कि कोई एक फॉर्मूला जो एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का 16, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4, 4 चौको 16। तो इस अंक को जो है मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इसमें इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको हम तोड़ के इस तरह से लिख देते हैं और यहाँ पर ये देखने में ऐसा ही लग रहा है। ए की जगह क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ पर जो है
यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x, ए की जगह x, यहाँ पे भी x लिख दिया। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैंने x लिखा, क्योंकि a की जगह हमारे क्वेश्चन में x है, मैं यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, अब b की जगह क्या है, 4 है, तो b की जगह मैं 4 लिखूंगा, तो b की जगह मैंने 4 लिखा, यहाँ b की जगह 4 लिखा। बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस है, यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। तो हमारा गुणनखंड अपने आप बन गया कि x-4 और x+4, ये हमारा गुणनखंड। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है तो सब कुछ सही हो जाता है। वॉन हिले मॉडल में ज्यामिति चिंतन के कुल कितने स्तर है, तो कुल 5 स्तर होते हैं। आपको सबको पता होगा 5 स्तर होते हैं। और स्तर कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के 4 तक स्तर होता है। 0 को मिला करके 1 2 3 4 और स्तर होते हैं, टोटल मिला के 5 स्तर हो गए। इसके बारे में, सबके बारे में हमने आपको नोट्स में पढ़ाया हुआ है। नोट्स अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको सबको पता होगा। गणित में कक्षागत क्रियाओं का पहला चरण कौन सा होता है। गणित में कक्षागत क्रियाएं अगर हमें करनी है तो सबसे पहला चरण क्या होगा, तो योजना, है ना, योजना बनाना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, गणित में सृजनात्मक चिंतन क्या है, संक्षिप्त में आपको बताना है। क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसका मतलब क्या होता है कि गणित को, समस्याओं को हल करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। ठीक है ना, विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। गणित में आंकड़ों के वर्गीकरण के कोई 2 आधार बताइए। आंकड़ों का जो है एक गुणात्मक आधार होता है, एक मात्रात्मक आधार होता है। ठीक है, यानी कि गुणों पर आधारित होता है, जो उसमें गुण कौन कौन से हैं, और एक है मात्रा, यानी कि आयु हो सकता है, वजन हो सकता है, इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है, गणित में हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ये चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं जो है समान लंबाई की होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि आपको समचतुर्भुज जो है ये इस तरह से अगर है, ठीक है, इसी टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसा भी हो सकता है। अभी आप देखोगे इसमें कि ये इसकी चारों भुजाएं जो है समान है। ठीक है, ये भुजा, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। ये समचतुर्भुज होता है, यानी कि एक जो वर्ग है वो वर्ग को आप सीधा बना दो और टेढ़ा कर दो तो भी आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद जो है, व्यवहारिक अंकगणित की कोई 2 अवधारणाएं लिखनी है। व्यवहारिक अंकगणित की, और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसके सम्मुख कोण जो है ना समान होते हैं। यानी कि अगर आप ये वाला कोण देखेंगे, ये वाला कोण, तो वो इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण अगर आप देखोगे ना, ये वाला कोण, तो वो इस कोण के बराबर होगा, सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण। और एक खास बात और होती है, अगर आपको मैं समचतुर्भुज की एक और विशेषताएं बताऊं, 2 विशेषताएं पूछिए ना, तो मैंने बताया था कि इसकी भुजाएं, इसके जो विकर्ण होते हैं, यानी विकर्ण का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ये कोने से कोने को मिलाते हैं। जैसे इस कोने से इस कोने को मिलाया गया तो ये इसके विकर्ण होती है, इस कोने से इस कोने को मिलाऊंगा तो ये इसकी विकर्ण होगी। तो ये जब आपस में परस्पर काटेगी तो हमेशा 90 डिग्री पे काटेगी, 90 डिग्री पे विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, ये भी इसकी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक अंकगणित की कोई 2 अवधारणाएं आपको बतानी है। व्यवहारिक अंकगणित की 2 जो अवधारणाएं हैं उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें मतलब व्यवहारिक गणित में जो है हम क्या करते हैं, व्यवहारिक मतलब जो हम अप्लाइड करते हैं, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि प्रतिशत या प्रतिशतता। ठीक है, यानी व्यापार में छूट दिखाते हैं ना, तुलना करने के लिए कि हाँ भाई इतना छूट मिलेगा आपको। ठीक है, लाभ और हानि दिखा सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस दिखा सकते हैं, तो ये भी क्या है, व्यवहारिक गणित, अंकगणित है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, गणित में निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं। अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, यानी कि ये उपलब्धि परीक्षण होता है। इस साधन के द्वारा जो है ये मापा जाता है कि छात्र ने गणित शिक्षण के बाद किसी निश्चित समयावधि में कितनी गणितीय दक्षताओं, कौशलों और ज्ञान को अर्जित किया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अचर राशियां क्या है, एक उदाहरण दीजिए।
अचर राशियां क्या होती है? जो अचर राशियां हैं उसके गणितीय मान जो है प्रत्येक स्थिति में हमेशा एक ही रहते हैं, यानी नियत रहते हैं, यानी कभी नहीं बदलते हैं। यही अचर राशियां कहलाती है, यानी किसी भी कंडीशन में वो उतनी की उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। अचर राशियों का मतलब ये, उसको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। सपोज करो 8 8 ही है, किसी भी परिस्थिति में 8 को 9 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के किन्हीं 3 सिद्धांतों को लिखना है। तो ये बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, जीवन से संबंधितता का सिद्धांत होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक क्रम का सिद्धांत या तार्किक सोच का सिद्धांत होना चाहिए। इसके बाद जो है निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में मुख्य 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। जो ये हम, तो इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि मूल्यांकन और विश्वनिष्ठ, जो विश्वसनीयता होती है या पाठ्यक्रम की व्यापकता होती है, ये जो इसकी विशेषताएं होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। संक्षेप में सिद्ध कीजिए, यानी कि थ्योरम है आपकी, ये थ्योरम पूछी गई है आपसे। तो थ्योरम को आपको समझाना होगा। पहले आप जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ो, नोट्स में मैंने इसको समझाया हुआ है, तो नोट्स में आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रमुख नियम क्या होते हैं? तो रैखिक समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जोड़ घटाव के नियम के द्वारा, गुणा भाग के नियम के द्वारा जो है, और पक्ष का जो है हम पक्षांतरण करते हैं, यानी एक पक्ष को दूसरी पक्ष ले जाते हैं। रैखिक समीकरणों में हम प्लस जोड़ प्लस माइनस भी करते हैं, ठीक है, और गुणा भाग भी करते हैं। रैखिक समीकरण में ये भी जरूरत होती है। और तो है पक्षांतरण भी करते हैं, यानी कि इक्वल्स टू के इधर भी ले जाते हैं किसी को, उधर भी ले जाते हैं। रैखिक समीकरण क्या मतलब क्या हो गया? x+2, ठीक है, x+2, या फिर हम बोल सकते हैं 5x+2। अभी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। 5x+2 इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये आपको कोई समीकरण दी हुई है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पक्षांतरण भी करते हैं, यानी कि 5x को मैं यहीं छोड़ दूँ, x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर दूंगा। तो इधर तो 12 पहले से ही था, ये प्लस का 2 है, तो इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो हमने माइनस का उपयोग किया, या प्लस का या माइनस का किसी का भी उपयोग कर सकते थे। गुणा या भाग का उपयोग कर सकते हैं, और इक्वल्स टू के इधर उधर भी ले जाते हैं। अब मेरे को x का मान निकालना है, पहले 5x बराबर कितना होगा वो लिख लेता हूँ। 12 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पे? 10, तो मैंने घटा भी दिया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होगा? 10, और 5 के x के साथ में 5 गुणा है, तो 5 जब गुणा होगा तो हमारे पास 5 को उधर ले जाऊंगा, 10 बटे में, यहाँ पे 10 बटे में 10 तो था ही, 5 x बराबर 10 था, तो 10, तो x बराबर क्या होगा? 10/5 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या है काट के निकाल दूंगा, तो x का मान जो है कितना आ जाएगा? x बराबर जो है 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 से इस तरह से कट जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिकल्पना निर्माण में सहायक अगनात्मक प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। अगनात्मक और निगनात्मक दोनों प्रक्रियाओं के बारे में पूछता है, और दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों के बारे में अंतर भी होना चाहिए, अंतर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है शिक्षक के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक किस प्रकार उपयोगी हो सकती है? तो भाई उस शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, शिक्षण के व्यवस्थित क्रम को समझाती है, अभ्यास का कार्य करने पर आधारित होती है, तो शिक्षक की सहायता होती है। ये सब चीज़ें 2D और 3D आकृतियों में अंतर समझाइए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि 2D आकृति क्या होती है, तो 2D 2 डायमेंशनल होती है। अगर मैं 3D आकृति की बात करूँ तो 3D 3 डायमेंशनल होती है। और 2D आकृति की पहले अगर मैं 2D आकृति की बात करूँ तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है, ऊंचाई भी होती है। और उसके बाद में जो है इसमें क्या होता है? केवल क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसमें आयतन होता है, आयतन होता है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसके अलावा क्या होती है? हम बोल सकते हैं इसमें आयतन, हाँ, इसमें परिमाप होता है, परिमाप होता है। और इसमें जो है आपका आयतन हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई, ये स्थान घेरती है। ये 3D आकृति जो है स्थान घेरती है। और इसके अलावा जो है जैसे कि गोला, अभी मैंने बताया था, गोला है, शंकु है, ठीक है, गोला है, शंकु है, बेलन है,
घन है, घनाभ है, ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, वर्ग है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अभी हम बात करें इसमें कि वान हीले के ज्यामिति चिंतन स्तरों के किन्हीं 4 स्तरों की व्याख्या कीजिए। वैन हीले के जो 4 स्तर हैं उसमें से आपके पहला स्तर 0 है, फिर दूसरा स्तर 1 है, फिर स्तर नंबर 2 है, फिर स्तर नंबर 3 है, फिर स्तर नंबर 4 है, कुल मिला के 5 स्तर हैं। जीरो स्तर क्या कहता है कि बच्चे किसी चीज को ना उसके गुण के आधार पर नहीं पहचानते, उसकी क्या खासियत है इसके आधार पर नहीं पहचानते, बल्कि वो कैसा दिखता है उसके आधार पर वो जो है उसको पहचानते हैं। यानी अगर कोई गोल दिखने वाली चीज है तो उसे वो वृत्त समझेंगे। ठीक है, ठीक है ना। कैसे, अगर कोई भी चीज गोल दिख रही है चीज तो उसको वो वृत्त समझेंगे, यानी सर्कल समझेंगे। और कोई अगर त्रिकोण चीज दिख रही है तो उसे समोसे जैसा समझेंगे। तो वो देखें उसका गुण क्या है वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि वो जो चीज है वो गुण के आधार पर नहीं बल्कि दिखावट में कैसी है उसके आधार पर उसको पहचानते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है स्तर नंबर 1 जो आता है उसमें विश्लेषण होता है। यहाँ बच्चे जो है आकृति के गुणों को समझने लगते हैं। स्तर नंबर 1 में जो है आकृति और गुणों को समझने लगते हैं, कैसी आकृति है, उसके गुण गुण क्या होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें समझने लगते हैं। उसके बाद जो है एक होता है फिर आपका स्तर नंबर 2, जिसमें अनौपचारिक निगमन होता है। तो आकृतियों के बीच में जो है इन्होंने गुण जो समझा था उसको समझने में जो है आपके संबंध स्थापित करने लगे रहते हैं। इस स्टेज में जो है ना, जो उन्होंने आकृतियों के गुण समझे थे उन आकृतियों के गुणों को दूसरे आकृतियों के गुणों से जो है क्या करते हैं, मेल मिलाप करने लग जाते हैं, उनकी तुलना करने लग जाते हैं। फिर आता है आपका तीसरा स्तर, जिसमें जो है औपचारिक माध्यम होता है। मतलब कि इसमें जो है प्रमेय, सूत्र बड़े बड़े ये सब चीज़ें सीखने लगते हैं। तो इस तरह से जो आप इसको लिख सकते हैं। ग्राफीय चित्रण किसे कहते हैं, ग्राफीय चित्रण के प्रमुख प्रकारों के नाम और किसी एक का जो है वर्णन करना है। ग्राफीय चित्रण का मतलब क्या होता है, जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं, जैसे बार ग्राफ बोलते हैं ना, बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब होता है इसको दंडीय चित्र बोलते हैं या दंड आलेख बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम ग्राफीय चित्रण की बात कर रहे हैं। दंड आलेख हो गया, आयत चित्र हो गया, जिसको हम बार ग्राफ सॉरी दंड आलेख को हम बार ग्राफ बोलते हैं। इसको आयत चित्र को हम जो है हिस्टोग्राम बोलते हैं। और पाई चार्ट बोलते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट जानते हो ना, एक सर्कल होता है उसमें इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इस तरह से। आयत चित्र का मतलब किसी इसमें बनाते हैं ना ऐसे डब्बे डब्बे तरह से। आपने देखा होगा, मैच देखते हो तो आपको स्कोर दिखाया जाता है। दंड आलेख का मतलब क्या होता है, और लाइन ग्राफ भी बनाते हैं, जैसे कि ऐसे चलता है तो ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते कोई चीज़ ऐसे जा रही है फिर अचानक गिर जा रही है। तो ये सब जो है ग्राफीय चित्रण होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, मूल्यांकन की इन्हीं 4 अप्रमाणीकृत विधियों के नाम लिखिए और फिर जो है आपको संक्षिप्त में उनका वर्णन करना है। तो अवलोकन विधि होती है, साक्षात्कार विधि होती है, ये क्या होता है, मूल्यांकन की अप्रमाणीकृत विधि होती है। अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची, ठीक है, संचयी अभिलेख, ये सब जो है अवलोकन की अप्रमाणीकृत विधियां होती हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का 180 योग जो है 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपकी प्रमेय है, ये भी आपकी प्रमेय है, और इसको हम थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रमेय है। प्रमेय को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, या तो नोट से पढ़िए या बुक से पढ़िए। गणित शिक्षण में अवबोध विकास के लिए स्थानीय अधिगम सामग्री के उपयोग का विस्तार से वर्णन, यानी कि लोकल लर्निंग मटेरियल, स्थानीय की बात हो रही है, लोकल
TLM नहीं, लोकल लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है। इसमें आपको बताना है तो जो अवबोध विकास मतलब जो डेवलपमेंट होगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है, अवबोध विकास करना है। तो उसमें लोकल में क्या वास्तविक अनुभव जो है, अधिगम सामग्री जो है हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक अनुभव करा सकते हैं बच्चों को, स्थानीय मान की समझ विकसित कर सकते हैं, ज्यामितीय अवबोध करा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें पूछा है गणित में समस्या समाधान की प्रक्रिया के विभिन्न पदों का उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उदाहरण सहित विस्तार से आपको वर्णन करना है इसमें। कोई भी एक उदाहरण ले सकते हो आप। सर्वांग समता समरूपता का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच में अंतर आपको बताना है। इसके बाद जो है विद्यार्थियों के में गणितीय रचनात्मकता की पहचान की आवश्यकता तथा इसके विकास के उपयोगों का वर्णन करना है। हाँ, गणित प्रयोगशाला के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हमने नोट्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में गणित को लेकर के डर, असफलता के क्या कारण है, एक शिक्षक के रूप में इन्हें दूर करने के उपायों को सविस्तार आपको बताना है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गणित पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं और आपको लगता है कि अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, या फिर अभी आप अर्जेंट में जो है बिजी थे और आप अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, तो प्लेलिस्ट को देख करके आप जो है सारे वीडियोस दे सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाई गई थी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।